हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फिफ्थ सेमेस्टर में जो हमारा सब्जेक्ट है एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वह है पैरेललिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम। पैरेललिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम। सो आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अपने आज के टॉपिक को। तो आज का टॉपिक है पैरेललिज्म इन यूनिप्रोसेसर सिस्टम। So most general purpose uniprocessor systems have the same basic structure। यानी कि अगर हम बात करें पैरेललिज्म की, तो यहाँ पर यूनिप्रोसेसर सिस्टम्स में जितने भी जनरल पर्पस यूनिप्रोसेसर सिस्टम्स होते हैं हमारे, उन सबका जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वह सेम रहता है। बेसिक यूनिप्रोसेसर आर्किटेक्चर्स, यानी कि अब बात करते हैं बेसिक यूनिप्रोसेसर आर्किटेक्चर के बारे में। सो अ टिपिकल यूनिप्रोसेसर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर कंपोनेंट्स। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर कोई भी हमारा यूनिप्रोसेसर होगा कंप्यूटर, तो वह 3 मेजर कंपोनेंट्स को अपने अंदर रखता है, जो कि रिक्वायर या हम कहें तो नेसेसरी मैंडेटरी रहते हैं। जैसे कि मेन मेमोरी फर्स्ट, जिसको हम स्टोरेज कहें तो यूनिट भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CPU, यानी कि ये हमारा ओवरऑल लुक आफ्टर की प्रोसेस CPU के हेल्प से होती है। देन इनपुट आउटपुट सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस के रिगार्डिंग आता है, जिसकी हेल्प से यानी कि जिन डिवाइसेस की हेल्प से हम यूनिप्रोसेसर सिस्टम्स में अपने पर्टिकुलर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको हम इंस्ट्रक्ट करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं हम। अब आपके सामने स्टूडेंट सिस्टम आर्किटेक्चर ऑफ IBM सिस्टम 370 मॉडल। यानी कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि डिफाइन यूनिप्रोसेसर आर्किटेक्चर, तो आप इस तरीके से यह आर्किटेक्चर जो है वो बेसिक आर्किटेक्चर होता है यूनिप्रोसेसर सिस्टम का। सो इसमें से हम बात करें स्टूडेंट, मेन मेमोरी जो होती है, मेन मेमोरी हमारी मेन जो है वो पूरे को होल्ड करती है। आपको बताया था 3 मेन यूनिट्स होती है हमारी। ठीक है, फर्स्ट यूनिट हमारी मेन मेमोरी, देन सेकेंड यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देन द लास्ट यूनिट इज इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। तो मेन मेमोरी की बात करें हम, तो मेन मेमोरी की शुरुआत जब होती है तो हमारी लॉजिकल स्टोरेज यूनिट से होती है। ठीक है, जो कि स्टोरेज कंट्रोलर के द्वारा हैंडल की जाती है, इनमें हमारा ALU टाइप डेटा जो होता है, यानी कि जिसमें हमारी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि अरिथमेटिक और लॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं और यहाँ पर भी हमारी स्टोर रहती है। और ये सब कौन देखता है? स्टोरेज कंट्रोलर। अब बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की हम बात करें तो ये हमारा मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट सब सिस्टम के बीच एक इंटरफेस का वर्क करता है। आप देख रहे हैं बीच में एक मीडिएटर का वर्क कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये इनपुट आउटपुट सब सिस्टम के थ्रू स्टोरेज यूनिट तक इंस्ट्रक्शंस को पहुँचा रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा बेसिक स्ट्रक्चर या हम बोल सकते हैं बेसिक आर्किटेक्चर जो है वर्क करता है यूनिप्रोसेसर सब सिस्टम में। और ये जो मॉडल है हमारा तो IBM सिस्टम का 370 मॉडल है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि इन दिस आर्किटेक्चर द CPU कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन यूनिट एज वेल एज कैच। यानी कि इस आर्किटेक्चर में हमारा जो CPU होगा वह अपने पास इंस्ट्रक्शंस को रखता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग को रखता है एंड एग्जीक्यूशन यूनिट्स को भी रखता है, जिस तरीके से कैच मेमोरी में। मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 4 यूनिट्स रेफर टू एज लॉजिकल स्टोरेज। ठीक है, मेन मेमोरी को जो है यहाँ पर आर्किटेक्चर में देखा होगा आपने 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको लॉजिकल स्टोरेज यूनिट कहा गया है। दैट आर 4 वे इंटरलीव्ड, यानी कि जिसमें कि हमारा डेटा जो है वो 4 वे से इंटरलीव्ड होता है। The storage controller provides multi-port connection between the CPU and the 4 LSU peripherals are connected to the system via high-speed input-output channels। यानी कि स्टोरेज हमारा जो कंट्रोलर है
वह मल्टीपोर्ट कनेक्शंस को प्रोवाइड करता है। सीपीयू और एलएसयू यानी कि लीस्ट हमारे लॉजिकल स्टोरेज यूनिट्स के बीच जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं वह कनेक्ट होते हैं आपस में हाई स्पीड इनपुट आउटपुट चैनल्स की हेल्प से, जो कि विच ऑपरेट एसिंक्रोनसली विद द सीपीयू, जो कि एसिंक्रोनसली सीपीयू के साथ वर्क करते हैं या ऑपरेट करते हैं। तो ये हमारा बेसिक जो है डिस्क्रिप्शन है यूनिप्रोसेसर आर्किटेक्चर का। अब बात करते हैं स्टूडेंट हम पैरेलल प्रोसेसिंग मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग की हमारी क्या क्या कौन कौन सी मैकेनिज्म होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मैकेनिज्म होती है हमारी मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल यूनिट्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल यूनिट्स यानी कि द अर्लियर कंप्यूटर्स हैड ओनली वन ALU इन इट्स CPU, यानी कि जो पहले के कंप्यूटर्स होते थे वह उनके अंदर केवल एक ही CPU होता था। यानी कि जो CPU होते थे उनके अंदर जो है पहले एक ही अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स होती थी। तो द ALU कुड ओनली परफॉर्म वन फंक्शन एट अ टाइम, यानी कि जिस कारण हमारा ALU जो था वह केवल एक ही ऑपरेशन को एक ही समय में परफॉर्म कर पाता था। आ रादर स्लो प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूटिंग अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जब काफ़ी ज़्यादा अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हो जाते थे तो वहाँ पर जो है प्रोसेस में टाइम लगता था, यानी कि जिस कारण हमारी प्रोसेस जो होती थी वह स्लो हो जाती थी एग्जीक्यूशन की। मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ALU कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मल्टीपल एंड स्पेशलाइज्ड फंक्शनल यूनिट्स, यानी कि बहुत अधिकतम जो हमारे फंक्शंस होते थे ALU के उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था मल्टीपल और स्पेशलाइज्ड फंक्शनल यूनिट्स में, जो कि ऑपरेट करती थी पैरेलल मैनर में, जो कि ऑपरेट करते थे पैरेलल मैनर में। अब एग्जाम्पल में दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे CDC 6600 हैज़ ओनली 12 फंक्शनल यूनिट्स, यानी कि अगर हमारा बात करें तो यहाँ पर एक हमारा सिस्टम का वर्जन दे रखा है CDC 6600, जो कि अपने पास रखता था 10 फंक्शनल यूनिट्स को, जो कि साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ वर्क करती थी। ठीक है, 10 फंक्शनल यूनिट जो थे वह एक साथ वर्क करते थे इन अ पैरेलल मैनर। नेक्स्ट है स्टूडेंट पैरेललिज्म एंड पाइपलाइनिंग विद इन द CPU, यानी कि पैरेललिज्म और पाइपलाइनिंग CPU में के साथ किस तरीके से परफॉर्म करती थी, सो आइए डिस्कस करते हैं। हाई स्पीड मल्टीप्लायर रिकोडिंग एंड कन्वर्जन डिवीज़न आर टेक्निक्स फॉर एक्सप्लोरिंग पैरेललिज्म, यानी कि हम बात करें तो हाई स्पीड मल्टीप्लायर रिकॉर्डिंग यानी कि कोड को रिकॉर्ड करना, दोबारा रिकॉर्ड करना और उसको कन्वर्जन डिवीज़न यानी कि उसको हम बोल सकते हैं डेराइव करना, ये टेक्निक्स थी पैरेललिज्म को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड द शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज, और हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए फॉर द फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंड डिवीज़न, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। वेरियस फेसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशंस आर नाउ पाइपलाइन, यानी कि अगर हम बात करें जो फेसेस होते थे, डिफरेंट फेसेस होती थी, हमारी स्टेजेस होती थी इंस्ट्रक्शंस की, वह इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन की उनको पाइपलाइन किया गया, इंक्लूडिंग इंस्ट्रक्शन फैच, यानी कि उसमें इंक्लूड किया गया इंस्ट्रक्शन फैच फेस को, डिकोड फेस को, ऑपरेंड फैच फेस को, अरिथमेटिक लॉजिक एग्जीक्यूशन फेस को, एंड एट लास्ट जो रिजल्ट होता था वह हमारा स्टोर हो जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट हमारी जो मैकेनिज्म है ओवरलैप्ड CPU एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जो होते थे वह साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते थे CPU के साथ बाय यूजिंग सेपरेट इनपुट आउटपुट कंट्रोलर, यानी कि अपना सेपरेट के द्वारा जो मतलब जो हमारे साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते थे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस कंप्यूटर CPU कंप्यूटेशन को, वह हमारे किसकी हेल्प से, सेपरेट इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स की हेल्प से, चैनल्स की हेल्प से और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की हेल्प से। द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस चैनल कैन बी यूज टू प्रोवाइड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बिटवीन द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड द मेन मेमोरी। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, स्टूडेंट हम जान रहे हैं कि DMA का हमारा क्या एक रोल होता है अपना, DMA के हेल्प से हम मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं।
तो इसकी हेल्प से हम इसको यूज़ किया जाता था प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेन मेमोरी के बीच, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेन मेमोरी के बीच। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारी मैकेनिज्म यूज़ ऑफ हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम, यानी कि मेमोरी की हायरार्की को हम किस तरीके से अपने सिस्टम में इस्तेमाल करते थे। A hierarchical memory system can be used to eliminate the speed gap between CPU and memory, यानी कि हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम जो होता था हमारा उसको हम यूज़ करते थे एलिमिनेट करने के लिए जो स्पीड गैप होता था CPU और मेमोरी के बीच। कैच मेमोरी कैन बी यूज टू सर्व एज अ बफर बिटवीन द CPU एंड मेन मेमोरी, यानी कि बफरिंग का काम करती थी, बफर करने का काम करती थी कैच मेमोरी डेट इंस्ट्रक्शंस को CPU और मेन मेमोरी के बीच। वर्चुअल मेमोरी स्पेस कैन बी एस्टेब्लिश्ड विद द यूज़ ऑफ डिस्क एंड टेप्स यूनिट्स एट द आउटर लेवल्स, यानी कि वर्चुअल मेमोरी स्पेस जो होता था हमारा उसको हम एस्टेब्लिश यानी कि स्थापित करते थे डिस्क की हेल्प से और टेप यूनिट्स की हेल्प से जो कि हमारी आउटर लेवल पर अवेलेबल होती थी। एंड द लास्ट मैकेनिज्म इज स्टूडेंट्स मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयरिंग, इंटरलीविंग ऑफ CPU एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एमंग सेवरल प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग, यानी कि CPU को इंटरलीव करना और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को सेवरल प्रोग्राम्स के बीच, यानी कि CPU और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को इंटरलीव करना सेवरल प्रोग्राम्स के साथ इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग, तो वह हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। टाइम शेयरिंग इज़ पार्टिकुलरली इफेक्टिव, यानी कि टाइम शेयरिंग की अगर हम बात करें तो ये हमारी पार्टिकुलरली इफेक्टिव होती है व्हेन अप्लाई टू अ कंप्यूटर सिस्टम, जब हम इसे कंप्यूटर सिस्टम के साथ अप्लाई कर देते हैं। एंड करेक्टेड टू मैनी इंटरेक्टिव टर्मिनल्स, जिसको कि हम आपस में टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो वह सिस्टम्स जो होते हैं हमें आपस में टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वह अप्लाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ा वह हमने पैरेललिज्म इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम और पैरेललिज्म प्रोसेसिंग की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा। सो स्टूडेंट आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।